हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन ग्रुप का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने हाइड्राइड और उसके ऑक्साइड्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस कर ली थी। और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, जिसके बारे में बात करें बेटा, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन, ये था कि ओनली वन ऑक्सो एसिड। कौन सा बेटा? हाइपोफ्लोरस एसिड। क्या बनाता है? HOF मतलब हाइपोफ्लोरस एसिड। क्यों ये एक ही बनाता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और साइज सबसे छोटा है, इसीलिए सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है। जबकि अदर हाइड्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स, अदर बहुत से एसिड बनाते हैं, जैसे क्लोरीन का HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, ब्रोमीन का HOBr, HBr3, HBr4, आयोडीन का HOI, HIO3 और HIO4। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है बेटा, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें यहाँ स्टार्ट होती है कि सारे के सारे जितने भी आपके ऑक्सी एसिड्स हैं, जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हम चेक कर लेते हैं किसी एक का। देखिए, यदि हमें इसका चेक करना है, सिंपली देखिए बेटा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 एक 7, और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 7 14 हो गया। 8 से ज्यादा है, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 8 8 1 8, कितना बचा? उसके बाद 6 बचा। 2 से डिवाइड 2 2 3 6, तो 1 और 6, 1 और 3 4 हुआ। एक मिनट यहाँ देख लीजिए वरना कंफ्यूज हो रहे हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें ऑक्सीजन में 6 और क्लोरीन में 7, कितने हो गए? 14 हो गए। तो पहले इसको किससे डिवाइड किया? 14 हो गया। 8 से डिवाइड किया बेटा, कितनी टाइम गया? एक बार गया। 6 मतलब वो आपका यहाँ 8 लिखा, 6 बचा। 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम गया, तो 1 और 3 क्या हो गया? 4 हो गया। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3 हो। क्या होगा? sp3 होगा। अब किसी रैंडम चेक करें, मान लीजिए इसको चेक कर लेते हैं। HClO3 में क्या हाइब्रिडेशन होगा? तो हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 1 8, और इसमें एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन है, 6 3 18, 18 और 8 कितना हो गया? 18 8 हो गया 26, कितना हो गया? 26 हो गया। 8 से डिवाइड किया, 8 3 24, 2 रिमेंस रहा, 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, तो 3 और 1 जो दोनों क्वाड्रेंट है उनको सम किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो आप किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालें, सबका हाइब्रिडेशन sp3 ही आएगा। क्या आएगा बेटा? sp3 आएगा। इसके मतलब इनका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, और शेप डिपेंड अपॉन लोन पेयर वैरी करता रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और सारे ऑक्सो एसिड्स का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। यदि आपको ध्यान है तो उसमें आपको हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर देंगे। अगला क्या बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे हम याद रखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ increases as oxidation number of halogen increases। जैसे जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा बेटा, वैसे वैसे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है Cl का, यहाँ पर आपका +3 है, यहाँ पर आपका +5 है, और यहाँ पर आपका +7 है। तो देखिए बेटा, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? इंक्रीज कर रही है। या इसको दूसरी बात समझिए कि जैसे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड्स की इंक्रीज हो रही है। तो आपको जिस तरह याद करते बने, जिस तरह समझते बने, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से याद रखिए, उसमें समय लग रहा है, तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता रहेगा, हेलो एसिड्स का मतलब ऑक्सी हेलो एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता रहेगा। अगला देखिए बेटा, नोट में ध्यान रखिए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन which have same oxidation number, यानी अलग अलग ऑक्सी एसिड्स हो, अलग अलग हैलोजन के ऑक्सी एसिड हैं, और उनमें क्या है? उनमें ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसकी घटती जाएगी जैसे जैसे उसकी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो देखिए, ये आपका है HClO, HBr और HIO, या तीनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस क्लोरीन की भी +1 है, यहाँ ब्रोमीन की भी +1 है, और यहाँ आयोडीन की भी +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सेम है तीनों में, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन अलग अलग है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिन चीज से ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाला हाइड्रोजन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो क्लोरीन, इन तीनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन मोस्ट एसिडिक, उसके बाद HBrO उससे लेस एसिडिक और HIO लीस्ट एसिडिक हुआ। तो ऑर्डर ये होगा आपका, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ये कब फॉलो करेंगे, ध्यान रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब फॉलो करेंगे, ये तभी फॉलो करेंगे जब आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन सेम हो, हाइड्रोजन अलग अलग हो लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, सेम। अगला अपने देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जा रही है। ऑक्सी एसिड बिहेव एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज, यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीज है, पावर डिक्रीज है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और पावर की कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पर वही चीज है, HClO में इसका +1, इसका +3, यहाँ पर एल्यूमिनियम का +5 और यहाँ पे +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है, +1 वाला सबसे अधिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हुई, ऑक्सीडाइजिंग पावर और कम हुई क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और HClO4 लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन चारों में, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +7 है। तो जैसे जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपको याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका जस्ट रिवर्स कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम है, यहाँ भी वही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो HClO लीस्ट स्टेबल, उससे स्टेबल HClO2, उससे स्टेबल HClO3 और सबसे स्टेबल क्या है HClO4। तो ये बेटा आपका क्या है, ये है लीस्ट स्टेबल, क्या है लीस्ट स्टेबल, और HClO4 आपका क्या बेटा, ये आपका है मोस्ट स्टेबल। आपसे पूछे लीस्ट स्टेबल बताइए तो HClO मोस्ट स्टेबल बताइए, HClO4। तो ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सेम है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यदि आप मतलब अलग अलग हैलोजन के एसिड है तो ऑर्डर ये है, साइज बड़ा, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर बेटा, साइज फॉलो हो रहा है, साइज क्या फैक्टर लग रहा है यहाँ पर, साइज लग रहा है, साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। तो देखिए बेटा ये क्या अलग अलग हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो आयोडीन के ऑक्सी एसिड का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा तो वह स्टेबलाइज करेगा बाकी उससे जुड़े जो अदर एलिमेंट है, शायद उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, गेंट मॉलिक्यूल है तो जब साइज बड़ा होगा तो आराम से सब अटैच हो सकते हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो HiO3 का साइज में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए HiO3 मोस्ट स्टेबल है, उससे कम स्टेबल HbRO3 है और उससे कम स्टेबल आपका HClO3 है। तो क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, फिर आपको देखना है कि दिया क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछे और उसके जो ऑप्शन दे उसके हिसाब से आप याद करके ध्यान रख के क्वेश्चन करेंगे, जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, प्रैक्टिस जारी रखेंगे, नोट्स रेगुलर पढ़ते रहेंगे, चीजें हो जाएगी। अगला बेटा देखिए पर हैलेट्स आर स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है आपका पर हैलेट हो गया यानी H हटा दिया गया, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करते हैं। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। BrO4 माइनस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ClO4 माइनस आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको आपको याद रखना है, क्या रखना है, इसको याद रखने वाला है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें आगे इंटर हैलोजन, मतलब हैलोजन के कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा तरह के हैलोजन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाए, इसलिए उसका नाम क्या है, इंटर हैलोजन। क्या नाम है इसका, इंटर हैलोजन। क्या है आपका, इंटर हैलोजन कंपाउंड,
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम। क्या होता है बेटा? ये होता है कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन with the other are called interhalogen compounds। यानी वो कंपाउंड जिसमें दो अलग तरह के हैलोजन इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। और इसमें जो ध्यान रखना है, बिगर साइज एटम, जो साइज में सबसे बड़ा होगा, एक्ट एज सेंट्रल एटम। जो साइज में सबसे बड़ा होगा बेटा, वो आपका सेंट्रल एटम की तरह वर्क करेगा। उसी से बाकी जो हैलोजन है वो अटैच होंगे, उससे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो आपको देखना क्या है कि एक से ज्यादा तरह के हैलोजन से मिलकर कंपाउंड बनाया, तो उसको क्या बोले? उसको बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? तो साइज में बिगर होगा, वही क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। साइज बड़ा होगा तभी तो बेटा बाकी हैलोजन को जोड़ पाएगा। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है बेटा, वो आपको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वो ध्यान रखना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कभी आप पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है फॉर इंटर हैलोजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको हमने बता ही दिया कि वो इसमें लार्जेस्ट जो होगा, लार्जेस्ट हैलोजन ऑलवेज सर्व द सेंट्रल एटम। जो सबसे बड़ा होगा वह सेंट्रल एटम होगा। ठीक, अगला क्या? हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन सा बेटा? इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो है IF7। IF7 से ऊपर कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए उसने 7 फ्लोरीन को बॉन्ड कर रखा है। sp3d3 इसका हाइड्रोजन होता है, sp3d3 इसका हाइड्रोजन होता है। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री भी होती है और वही शेप भी होता है। यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप सेम है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो IF7 का हाइड्रोजन sp3d3, ज्योमेट्री और शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। यह हाईएस्ट इंटर हैलोजन है आपका। अगला बेटा, नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है, बॉन्ड्स in interhalogen compounds are essentially covalent। यानी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, उनके जो कंस्टिट्यूटिंग एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, वो क्या होता है? वह सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट होता है। तो सारे हैलोजन क्योंकि नॉन मेटल हैं और हैलोजन के आपस में ही बॉन्ड फॉर्मेशन से इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं, इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है और उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन हैलोजन्स वो क्या होते हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट आपका थर्मल स्टेबिलिटी decreases as the size difference decreases and increases as the polarity of bond increases। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा घटेगी जब साइज डिफरेंस घटेगा, और कब बढ़ेगी? जब बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी। तो
तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और साइज डिफरेंस घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। इसमें देखिए इसीलिए एक एग्जांपल लिया है, दस CLF is more stable, CLF is more stable than IBR, CLF is more stable than IBR। अगला पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और साथ में आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, और साथ में डायमैग्नेटिक होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, यदि आपको पूछे कि इंटर हैलोजन पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, या दो ऑप्शन और बनाए, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरीमैग्नेटिक होते हैं, तो आपको क्या टिक करना है, इंटर हैलोजन आर डायमैग्नेटिक कंपाउंड। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, इधर वाला कॉपी कर लिया बेटा आपने, चलो कॉपी हो गया। क्वेश्चन बेटा आपको करना है, बस थ्योरी का आपको अच्छे से पढ़ना है, और जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, जो भी आपने प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद रखी है, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अरिहंत का चैप्टर वाइज सोल्यूशन ले लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज करेंगे ना, हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ी उसके क्वेश्चन किए हो रहे हैं, तो आपको लगता है चीजें हमें आ रही हैं। ओके, यदि आपके पास पहले से कोई अवेलेबल है तो दाबो है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, इंटर हैलोजन कैरेक्टरिस्टिक में, इंटर हैलोजन्स आर मोर reactive than component halogens from which they form, लेकिन except यानी इंटर हैलोजन की बेटा जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी, प्रॉपर वर्ड भी लिख दें, केमिकल रिएक्टिविटी है, वो उनके कंपोनेंट हैलोजन से ज्यादा होती है जिनसे वो बने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन ही होगा, मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन, उसके बाद इंटर हैलोजन, और उसके बाद जो इंटर जिससे मिलकर बने उनकी रिएक्टिविटी। तो दरअसल मोस्ट रिएक्टिव तब भी यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन ही है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और 3 लोन पे उसका रिपल्सन उसके पास है, तो लोन पे बहुत ज्यादा होता है, साइज बहुत छोटा है, इसलिए फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव इवन विद इंटर हैलोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इसमें जो नेक्स्ट ध्यान रखना है, इंटर हैलोजन में जो सबसे बड़े क्वेश्चन बेटा आते हैं वो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और उसके बाद आते हैं उसके स्ट्रक्चर पर या शेप पर, तो हम इसे करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन, इसकी बात हम करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा हमने टाइप करके दिया है, पहला इसमें जो टाइप है आपका AB टाइप है, मतलब 2 हैलोजन से मिलकर बना है, जैसे आपका ICl, IBr, IF, ये आपका होगा लीनियर शेप, क्या होगा, लीनियर। दूसरा आपका जो टाइप है वो आपका है AB3 टाइप, AB3 टाइप। देखिए बेटा इसमें AB3 टाइप मतलब आपका जो A है वो सेंट्रल एटम है, और उससे 3 दूसरे हैलोजन उससे जुड़ रखे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए IF3, ClF3, BrF3, यानी आपको यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इस वाले में ब्रोमीन सेंट्रल एटम है। इसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। पर आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे इनके हाइब्रिडेशन निकाल रखे हैं, यहाँ एक बार हम आपको और कर रहे हैं। देखिए बेटा इसमें कैसे निकलेगा, आपका आयोडीन है,
फ्लोरीन है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे क्योंकि हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, एस्टाडीन हो, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 ही होगी। तो 3 फ्लोरीन 7 3 21 7 21 और 7 ये 21 और 7 के साथ 28 हो गया। तो देखिए 28 हो गया, हम एक करके दिखा दे आपको। 28 हो गया, 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, कितना बचा 4 बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 2 बार गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होगा 3 + 2 मतलब 5, 3 + 2 मतलब 5। और बॉन्ड पेयर कितना हुआ बेटा, बॉन्ड पेयर में एटम कितने हैं टोटल 3 फ्लोरीन और एक आपका आयोडीन, 4 एटम है। तो 4 - 1 मतलब 3 हो गया। तो लोन पेयर कितना रह गया, लोन पेयर रह गया 2। इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। क्या होगा sp3d। और ज्योमेट्री यदि आपसे पूछी जाए, ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या है, ज्योमेट्री यदि पूछी जाए तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री पूछी जाए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप यदि पूछा जाए तो शेप इसका होगा टी शेप। क्या होगा बेटा, टी शेप। हम लोग करके देखते हैं। इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था बेटा, तो ये होगा आयोडीन बीच में होगा। आपको पता है कि ये आपका जो क्वेश्चन है और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ध्यान से, ये जो क्वेश्चन कॉर्नर पर है ट्रायंगल के वो क्या होती है, वो क्वेश्चन कहलाती है इक्वाटोरियल। क्या कहलाती है इक्वाटोरियल। और अबव और बिलो दिखा रहा है वो होती है एक्सियल। 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। आपको पता है लोन पेयर वेस्पर थ्योरी कहती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है कि लोन पेयर ऐसी क्वेश्चन पर होगा जहां पर रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। तो 2 कंडीशन है, जहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, यानी वो कौन सी क्वेश्चन है, इक्वाटोरियल क्वेश्चन है। और बाकी 2 जो क्वेश्चन है उसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो लोन पेयर कहां रहेगा, इक्वाटोरियल क्वेश्चन पे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यदि है कि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d है, तो वहां पर लोन पेयर हमेशा ऑक्युपाइड इक्वाटोरियल क्वेश्चन। तो बेटा 2 लोन पेयर है, वो दोनों एक एक इक्वाटोरियल पोजीशन पे आ रहा है, एक यहाँ लोन पेयर, दूसरा वाला यहाँ। अब बचा क्या बेटा, फ्लोरीन बचा। तो फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ और फ्लोरीन यहाँ। तो ध्यान से देखिए, ये टी शेप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सीधा और ये जुड़ा है इससे, टी शेप हो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है टी शेप। ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप क्या है, टी शेप। इसी तरह आप बाकी सबके भी निकाल लेंगे जो आपको हमने हाइब्रिडेशन सिखा रखा है उससे। इधर कॉपी कर लें। तो अब बाकी हम बात करते हैं और किस टाइप के हो सकते हैं। उनका शेप निकालना हो, ज्योमेट्री निकालनी हो तो फिर ये आता है, शेप ज्योमेट्री दी रहती है तो आपको निकालना होता है। कंपाउंड दिया रहेगा, उसका ज्योमेट्री बताना है, शेप बताना है, हाइड्रोजन बताना है, तो आप बता सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइड्रोजन निकालने वाले टॉपिक में डिस्कस कर रखा है। वहां से आप फिर से उसे देख सकते हैं। यदि आप भूल गए हैं तो वो क्लास एक बार और आप ले लीजिए, तो लेक्चर को पूरा फिर से देख लीजिए, आपको चीजें आ जाएगी। उस जितनी भी हमने चीजें सिखाई, जो ट्रिक दी है, उस ट्रिक से ऐसा कोई हाइब्रिडेशन नहीं है जो कोवैलेंट कंपाउंड का जो कभी एग्जाम में पूछा गया और आप सॉल्व ना कर लें। कोवैलेंट कंपाउंड का मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, कोवैलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडेशन उस ट्रिक से सब निकल जाता है। कोऑर्डिनेशन का हमने बता रखा है, उसमें जो हमारे वो है चैनल है उसमें दूसरे वीडियो अवेलेबल है। और इस जैसे हमारा खत्म हुआ पी ब्लॉक, ये लास्ट, इसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद डी ब्लॉक, देन एफ, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ आपको फिर से हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। और ऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक में डिस्कस होगा। लेकिन जो हमने आपको ट्रिक बता रखी है वो उससे कोवैलेंट कंपाउंड्स का ऐसा कोई नहीं होगा इसका हाइब्रिडेशन ना निकल जाए और जो एग्जाम में आया है। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप आपका सी, वो क्या है आपका AB5 टाइप। AB5 टाइप मतलब आपका हो गया ClF5, BrF5, IF5 हो कोई भी आपका इसमें, उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। और शेप क्या होगा, शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ ले, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें होता है 1। कितना होता है 1। अगला देखो नेक्स्ट, फोर्थ आपका है AB7 टाइप। AB7 टाइप, उसमें एग्जांपल जो आपका है वो क्या है IF7। हाइब्रिडेशन का होता है sp3d3। हमने बात की थी इसकी। शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, इसकी होती है
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्लोरीन आपका 7 है, एक आयोडीन है, तो फ्लोरीन में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और आयोडीन में भी होंगे। कितना हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हो गया कितना 56। कितना हो गया 7 फ्लोरीन में और 7 7 जा 49 आपका, सॉरी 7 आयोडीन में और 7 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन में 7, तो 7 7 जा 49 और प्लस आयोडीन का 7 कितना हो गया 56 हो गया। 8 से ज्यादा, 8 से डिवाइड करिए, 7 टाइम जाएगा 56 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना आ गया आपका 7 आ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया sp3d3। और बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर एटम कितने हैं 7 फ्लोरीन, एक ये 8, तो 8 - 1 मतलब 7। इसके मतलब जो लोन पेयर है, एलपी मतलब लोन पेयर, वो क्या है, वो है 0। तो आपसे लोन पेयर पूछ सकता है, तो लोन पेयर क्या होता है इसमें 0 होता है। शेप आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम आपको एक प्रैक्टिस करा रहे हैं। आयोडीन ये है बेटा आपका, ये जो पोजीशन पेंटागोनल पर है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री होता है और एबव बिलो उसे एक्सियल कहते हैं, वहां पर 90 डिग्री होता है। ये पोजीशंस को कहलाती है इक्वेटोरियल, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 72 डिग्री सॉरी एबव बिलो क्या होता है, एबव बिलो होता है आपका 90 डिग्री। तो आपके पास 7 फ्लोरीन है, रख दीजिए साथों, बहुत ध्यान समझिए बेटा। इसको जब हम आप अटैच करेंगे बाकी से, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा पेंटागन के और एक पिरामिड नीचे अटैच करेंगे तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस शेप का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। मेरे कॉपी हो गया आपका। अब डिस्कस करते हैं इसमें, इतना आपको इंटरेस्ट है शेप, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी है। शेप तो आप निकालने वाले बॉन्डिंग में आपको सिखाया गया, उससे आप शेप निकाल सकते हैं। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो शेप आपका निकल जाएगा। उसमें लोन पेयर पूछे, बॉन्ड पेयर पूछे, ज्योमेट्री पूछे, शेप पूछे, आप बता देंगे। और बाकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, तो बहुत आसान है ये। बस एक बार तो अगर आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखिए, पॉलीहैलाइड आयंस। पॉलीहैलाइड आयंस की बात करें, देखिए जैसे I- एक्वस सोल्यूशन का और आयोडीन सॉलिड से रिएक्शन करता है, I3- एक्वस बनाता है। ये हमने किया था बेटा, जब आयोडीन की सॉल्युबिलिटी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें KI हमने मिलाया, KINI, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो वहां पे I3- आयन तो बना था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसमें पूछता मेनली शेप है, शेप पूछता है, और शेप आप बता सकते हैं किसी का। देखिए हमने पहला कुछ करना लिख रखा है, आप प्रैक्टिस करिएगा। Cl3- I3- Br3- ICl2-, इन सब का शेप क्या होगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और शेप होगा लीनियर। क्या होगा शेप, लीनियर। और नंबर ऑफ लोन पेयर लीनियर शेप, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा बेटा, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस तरह से। दूसरा देखिए बेटा, यदि आपका इसमें पॉजिटिव वाला Cl3+, Br3+ एटसेट्रा, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3 और जो आपका शेप होगा बेंड शेप और वी शेप। आप इसका बेटा बॉन्डिंग जो हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट को सिखाया है उससे आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपसे आसानी से। बस आप प्रैक्टिस करिएगा, चीजें हो जाएंगी। तीसरा जो आपका है वो है आपका ICl4- Brf4-, इसका हाइब्रिडेशन जो होगा एटसेट्रा, इसका हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d2 और उसके बाद आपका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप। और नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर होगा वो 2, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी होगा 2। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट,
फोर्थ आपका ICl4 प्लस BrF4 प्लस, इसमें क्या होगा एटसेट्रा। इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp3d, शेप होगा आपका सी शॉ शेप, या फिर और क्या लिखते हैं बेटा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप में आपको शीशो ऑप्शन टिक करना है, शीशो नहीं होगा तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ऑप्शन होगा, उसे टिक करना है। ओके बेटा, इधर का हो गया बेटा, कॉपी कर लिया सेट का, इसमें नोट ली हो गया। हो गया बच्चा हमारा। और बच्चा आपका पांचवा, वो क्या है, IF6 माइनस, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, कितना होता है sp3d2। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होता है, इसका नंबर ऑफ लोन पेयर होगी, नंबर ऑफ लोन पेयर, इसमें क्या होगा 1। और इसका क्या होगा शेप इसका होगा sp3d3 होगा, पेंटागोनल पिरामिडल, या इसके यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उसकी ज़्यादा से आप सबका प्रैक्टिस करते हैं, सबका हाइब्रिडेशन निकालिए, ज्योमेट्री निकालिए, शेप निकालिए और अपना कॉन्सेप्ट और मजबूत करिए। अब बेटा हम कुछ नोट सीखेंगे, कुछ नोट में कुछ कॉन्सेप्ट और बढ़ाएंगे, तो नोट लिखिए। नोट क्या बेटा आपका नोट में पहला, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ग्रुप नीचे आएगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर घटता है हाइड्रोजन का, तो इसके मतलब क्या होगा, इट इज ऑलवेज रिड्यूस, यानी ये हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है। हेंस डज नॉट शो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाईएस्ट है फ्लोरीन का, तो यह कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जबकि फ्लोरीन आपका हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका हमेशा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। कि बाकी एलिमेंट जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। ओके, ये ध्यान रखिए। वाइल other halogen give this जबकि बाकी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन देते हैं, लेकिन फ्लोरीन इसलिए देता क्योंकि वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका सिर्फ हमेशा क्या होता है, उसका हमेशा सिर्फ रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा, तो डिस्प्रपोर्शनेशन देगा नहीं, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में दोनों रिएक्शन होती है। ओके बेटा, अगला पॉइंट याद रखिए, दूसरा Cl2 behave as permanent bleaching agent and bleaching action क्यों होता है बेटा इसका, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यह ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, जब इसका वाटर से रिएक्शन होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी और वही आपका एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क करता है। यह परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, कलर पूरी तरह चला जाएगा, लेकिन यह क्या करता है, यह डैमेज करता है, तो महंगे जो थ्रेड है उनका
से नहीं करते ब्लीचिंग एक्शन, क्या करते हैं ज़्यादातर पल्प इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बेटा आपका, जब आपको पूछेगा आपको अमोनिया एक्सेस में हो, देखिए ध्यान रखिए बेटा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस, जिसको एक्सेस में देगा उस हिसाब से आपको रिएक्शन याद रखनी है। जब हम यहाँ पे क्या इस रिएक्शन में अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन पूछता है, तो यह रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट मेनली ध्यान रखना है आपको, अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और जब क्लोरीन एक्सेस में होगा CCl2, यानी जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा आपका NCl3। क्या बनेगा, NCl3 और 3HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार पुट कर रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर उधर कॉपी कर लिया ऐसे। और वेल नोन आपका क्या ब्लीचिंग पाउडर, हमने बात की उसके पहले, उसकी यहाँ भी बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे बना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो CaOH प्लस Cl2 क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका स्लैग लाइम है, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोलते हैं स्लैग लाइम। ओके, चूने का पानी इसके रिएक्शन कराते हैं, इससे बनता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसका एक्वस सॉल्यूशन कौन कौन से आयन रखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन कौन कौन से आयन होंगे, ध्यान रखिए। गिव कैल्शियम +2 Cl- और OCl- आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कैल्शियम +2 Cl- और OCl- आयंस होते हैं ब्लीचिंग एजेंट में। और ये करता बेटा क्या है, एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर तो नाम ही है, लेकिन ये एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगला बेटा देखिए आपको ध्यान रखना है, वो है आपका सूडो हैलोजन, PSEUDO, सूडो हैलोजन्स, मतलब झूठे हैलोजन की बात हो रही है। बात से कंफर्म है, सूडो मतलब हैलोजन नहीं होंगे लेकिन हैलोजन की तरह बिहेव करेंगे, तो कहते हैं सूडो हैलोजन। मान लो तो क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज आएंगे, ये कौन सा नया टर्म है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि सूडो हैलोजन क्या होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि एक अलग सा टर्म है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सूडो हैलोजन क्या होता है बेटा, स्पीसीज which behave like halogen। ध्यान रखिए, जो हैलोजन क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, हैलोजेंस इन देयर केमिस्ट्री, इसका बहुत डिटेल नहीं पढ़ना बेटा, बस पहचान आना चाहिए कि कौन सूडो हैलोजन है, ताकि आपको ऑप्शन में रहे। कॉल्ड सूडो हैलोजन, एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल आपका है CN का साइनाइड का ट्वाइस, CN ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनोजन। क्या बोलते हैं, साइनोजन। SCN का ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायोसाइनोजन। और SeCN का ट्वाइस, इसको बोलते हैं सिलीनोजन। तो हैलोजन नहीं है लेकिन हैलोजेंस की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सूडो हैलोजेंस। तो मेरे लिए आपको पूछ सकता है इसमें कि आप पहचानिए कि इसमें से कौन सा सूडो हैलोजन है, तो आपके लिए आसान है, आप इसे जोड़ लेंगे और आपका काम आपका हो जाएगा। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़िए, कितने हैं
कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में 5। इसको देखिए, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5, 5 और 9 हुआ, 9 हुआ। फ्लोरीन में 9 ही तो होता है, और फ्लोरीन एग्जिस्ट कैसे करता है? F2 फॉर्म में, ट्वाइस। सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? HCl है, यहाँ जोड़ देंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो काउंट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, सूडो हैलोजन्स के एग्जांपल याद रखने हैं। सूडो हैलोजन का क्या एग्जांपल याद रखना है, पहचानना आना चाहिए, क्योंकि पहचानना ही पूछता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आता है आपका, फ्रियोन्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होता है? आर फ्रियोन्स क्या है? फ्रियोन्स है आर क्लोरो फ्लोरो 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 फ्लोरोकार्बन। फ्रियोन्स क्या होते हैं? फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, तो इसको लिखते हैं CFCS। क्या कहते हैं? फ्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। क्या होते हैं? फ्लोरो फ्लोरोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? CCl3F और CH3Cl2F2। ये आपका ज्यादा आपका पूछाता है। ठीक है बेटा, डाई फ्लोरो कार्बन, और इनको यूज करते हैं बेटा, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट के यूज किए जाते हैं। आपके रेफ्रिजरेटर में गैस भरी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और साथ में आपका जो एसी होता है उसमें भी है गैस भरी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछता कभी इसका एग्जांपल, मतलब उसका कौन फ्रियोन है, कौन फ्रियोन के पूछता है, क्योंकि ताकि आपको ये चीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख देगा, आपको ध्यान है, टिक कर लेंगे। फ्रियोन्स याद रखिए, F फॉर फ्रीजिंग है, तो फ्रियोन्स में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपाउंड होता है विद कार्बन, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? CCl2F2, डाईफ्लोरोकार्बन। ये यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, कूलिंग करने का जो आपका डिवाइस है उसमें इसका यूज किया जाता है। और सारे के सारे क्या कहते हैं? ऑल आर ओजोन डिप्लीशन, यानी कहते हैं ओजोन लेयर को में छेद जो होता है वह, उसमें मेन कारक आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनकी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे करके क्या हो रही है? उसमें छेद हो रहा है, होल्स हो रहा है। ओजोन होल्स से कहते हैं, ओजोन होल के कारण कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑफ ओजोन होल, तो आपको रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन होल के कारक है। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो प्लीज़ केमिस्ट्री अड्डा, मेरे चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।